एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने ग्रामेट्रिक एनालिसिस को बहुत डिटेल से समझाया है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेटलर्जिकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, क्वान्टिटेटिव मतलब हमको अपने सॉल्यूशन का या अपने सैंपल का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है। अमाउंट ऑफ एनालाइट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो हमको पता चलता है। ठीक है, अब इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का? तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक होता है नोन सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो अननोन होगा वही हमारा सैंपल होगा। मतलब हमको अपने सैंपल में पता करना है ना कि अमाउंट ऑफ एनालाइट या कोई एलिमेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, है ना। तो सैंपल हमारा क्या होगा? एक अननोन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अननोन होगा। तो अननोन को पता करने के लिए, अननोन सैंपल में कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट को पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक नोन सैंपल या एक नोन सॉल्यूशन, नोन सैंपल नहीं बोलेंगे, नोन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसका हमें नोन सॉल्यूशन का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, सब पता होगा। तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ये देखते हैं कि अननोन सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नोन सैंपल लगा या अननोन सैंपल से रिएक्शन करने के लिए कितना नोन सैंपल लगा। ठीक है, उसके बेस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा या पर्टिकुलर कोई एलिमेंट कितने मात्रा में इसमें अननोन सैंपल में प्रेजेंट रही होगी। ठीक है, ये इस तरह से हम पता लगाते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को सिंपल भाषा में टाइट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो टाइट्रेशन आप लोग बहुत जगह देखा भी होगा, स्कूल वगैरह में किया भी होगा। तो टाइट्रेशन में जैसे मैंने बताया ना, दो चीज़ होता है, एक नोन सैंपल होता है, एक अननोन सैंपल होता है। ठीक है, सॉरी, नोन सॉल्यूशन होता है और अननोन सैंपल होता है। ठीक है, आप देखो इक्विपमेंट कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है उसमें एक ऐसा एक ब्यूरेट होता है। ये आपको लंबा सा जो दिख रहा है ना, कांच का रहता है, ये इसको ब्यूरेट बोलते हैं। इसके अंदर स्केल लगा होता है, यहाँ से 0 से चालू होता है, इधर फिर 100 ml का, 50 ml का, अलग अलग साइज़ का ब्यूरेट आता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ml तक वो रहता है। जैसे ऊपर 0 है, नीचे 100 है, मतलब ये 100 ml का ब्यूरेट है, ये इसमें स्केल लगा होता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे में दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये होल्ड करने के लिए आपका होल्डर है जो ब्यूरेट को होल्ड करके रखता है। अब देखिए इसमें जनरली होता है क्या है, हमारा जो अननोन सैंपल होता है उसको हम किस में लेते हैं? ये कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, एक नॉन क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे 20 ml लिए या 30 ml लिए, जितना भी लिए, एक नॉन वॉल्यूम का हम लोग यहाँ पे क्या लिए? एनालाइट ले लिए। हमें अब इसका सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, इसकी मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी हमको कुछ नहीं पता है, वही हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? एक नॉन सैंपल लेते हैं, इसमें ब्यूरेट में। ठीक है, ठीक है, अब ब्यूरेट में नॉन सैंपल लिए। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इस नॉन सैंपल को इस अननोन सैंपल में डालते हैं और दोनों का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, दोनों का रिएक्शन कराते हैं। अब रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कब कंप्लीट हुआ, ये जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, रिएजेंट। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? रिएजेंट। ये रिएजेंट क्या करता है ना, कलर चेंज करता है। जैसे ही मतलब रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा ना, वो तुरंत कलर चेंज कर देगा। तो वो कलर चेंज क्या इंडिकेट करेगा? कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं चलो कि एसिड का मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो ये एसिड है मान लीजिए, इसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं है, मुझे उसको निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? एसिड का एक नॉन वॉल्यूम में लूँगा सॉल्यूशन और इसमें डाल दूंगा। जैसे मैंने 20 ml ले लूँगा और कोनिकल फ्लास्क में डाल दूंगा। अब एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? एक बेस इस्तेमाल करूँगा। जैसे मान लीजिए HCl का पता करने के लिए मैं इसमें NOH का इस्तेमाल करूँगा। अब ये जो NOH होगा उसको मैं खुद से प्रिपेयर करूँगा, इसकी मुझे नॉर्मैलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन पता होगा। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन मुझे इसका पता होगा NOH का, मुझे इसका पता नहीं है HCl का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? धीरे धीरे इस HCl में NOH को डालते जाऊँगा। तो जब मैं डालूँगा तो HCl एसिड है, NOH बेसिक है, दोनों रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब तक ये रिएक्शन करेंगे तब तक इसमें जो रिएजेंट डालूंगा मैं, रिएजेंट भी डालना पड़ेगा कुछ अमाउंट में इसमें एसिड में, तो रिएजेंट का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, शुरू में, क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इतना बेस इसमें डाल दूंगा कि ये एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब इसका HCl और इसका NOH दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और जैसे न्यूट्रलाइज हुआ और थोड़ा सा एक्सेस NOH इसमें गया तो जो रिएजेंट होगा वो कलर चेंज कर देगा और इंडिकेट कर देगा कि अब वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या दिखूंगा? इस ब्यूरेट में अपना रीडिंग देखूंगा, क्योंकि इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मुझे बेस लगा। तो मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आया 30 ml। ठीक है, तो ये 30 ml किसको इंडिकेट कर रहा है? इसका 30 ml मुझे पता चल गया वॉल्यूम, और इसका मुझे
कॉन्सेंट्रेशन भी पता था, नॉर्मेलिटी भी पता थी, तो इसके बेस में मैं इस एसिड का भी नॉर्मेलिटी पता कर लूँगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है ना वो काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको और बहुत सारी चीज़ों को आगे जानते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन 4 टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं। एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस मतलब इसमें एक एसिड होगा, एक बेस होगा, बेसिक होगा, दोनों का रिएक्शन कराएंगे, जैसे NaOH और HCl का एग्जांपल जैसे मैंने दिया। दूसरा होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आयरन और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम लोग कराते हैं रिएक्शन, तो इसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आता है। ये 4 टाइप के टाइट्रेशन होते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग टाइट्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जितना भी एनालिसिस जो होता है ना, ज़्यादातर जो केमिकल एनालिसिस है, जैसे आयरन और का ही एनालिसिस है, वो सब ज़्यादातर वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से होता है। तो हमको इसका बेसिक पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इसका बेसिक पता होगा तभी जाके हम परफॉर्म कर पाएंगे एक्चुअल एनालिसिस जो है वो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एपरेटस है वो ये है ब्यूरेट। ये आपको जो दिख रहा है यही ब्यूरेट है, जो मैंने अभी बताया भी था। इसको ब्यूरेट को होल्ड करने के लिए होल्डर एक होता है, इसमें स्केल देखो लगा रहता है, ऐसे स्केल लगा रहता है। सबसे टॉप में जीरो होता है, जीरो से ऊपर से चालू होता है, क्योंकि जैसे आप सॉल्यूशन को डालोगे तो ये यहाँ पर रीडिंग बताएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 10 ऐसा करके 100 ml का 100 तक का रहता है। तो जितना कंज्यूम होगा स्केल से पता चल जाएगा कि कितना आपका सैंपल, कितना आपका सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो ये इस काम आता है। जनरली हम ना ब्यूरेट में हम लोग नॉन सैंपल को ही लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सैंपल भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, इसमें रहता है वो। ठीक है, हमेशा जनरली ब्यूरेट में रखते हैं। इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मेनिस्कस होता है ना, इसके लोअर पोर्शन का ही लेते हैं हमेशा रीडिंग। जैसे ये मेनिस्कस है तो इसका हम रीडिंग लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, ना कि ये वैल्यू ऊपर का। ये जो नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा मेनिस्कस का ना, इस वैल्यू को हम नोट करते हैं। ठीक है, ब्यूरेट के। सेकेंड जो इसमें काम आता है एपरेटस, वो है पिपेट। पिपेट देखो क्या है, ए पिपेट इज़ यूज्ड टू डिलीवर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, मतलब एक नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिपेट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें मुझे 20 ml सैंपल निकाल के इसमें डालना है। तो हमारे पास मान लीजिए बीकर पे बहुत सारा सैंपल है, मुझे 20 ml इसमें डालना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पिपेट का इस्तेमाल करूँगा। तो ये पिपेट में स्केल बना होता है, जैसे 20 ml का पिपेट है तो यहाँ पर लिखा रहेगा 20 ml। तो इसके ऐसे मुँह से खींच करके ना, यहाँ से मुँह से खींच करके इसको पिपेट में डालेंगे, और एक लकीर बनी होगी, जैसे 20 ml का लाइन है तो वहाँ तक रखेंगे 20 ml। उसके बाद यहाँ से 20 ml मेज़र करके हम इसमें डाल देंगे कोनिकल फ्लास्क में। तो ये मेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ठीक है, मेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को डिलीवर करने के लिए एक से दूसरे में डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं पिपेट का। सेकेंड होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ये दिख रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है ना, स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करने के काम आता है, या सॉरी स्टैंडर्ड सैंपल बोलता हूँ बार बार, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के काम आता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसको हम ब्यूरेट में रखते हैं, जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन पता है। जनरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ना हमको लैब में ही बनाना पड़ता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको उसको बनाना पड़ता है लैब में ही। एक पर्टिकुलर ग्राम मतलब हम वो लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, फिर उसको डिस्टिल वाटर में डाल करके हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कोनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एपरेटस होता है ये कोनिकल फ्लास्क। ये जनरली जो अपना सैंपल जो होता है ना अननोन वाला, उसको डालने के लिए काम आता है कोनिकल फ्लास्क, है ना। ये आपका ड्रॉपर होता है, ग्लास ड्रॉपर से हम लोग रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, जो कलर चेंज करता है। ये पिपेट है, ये आपका कोनिकल फनल होता है। फनल काम आता है आपका जो ब्यूरेट में जब हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जब डालेंगे ना, तो कोनिकल फनल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ब्यूरेट में अच्छे से सैंपल हम डाल सकें। तो ये सब एपरेटस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को जान लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का कुछ एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, सिंपल होता है, ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करना पड़ता है, टीडीएस ऑपरेशन नहीं होता है, ये आसान सा होता है। क्योंकि देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपको प्रेसिपिटेशन करना होता है, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, इग्निशन, बहुत सारे स्टेप होते हैं उसमें, जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में उतने स्टेप्स नहीं होते हैं, ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, ये रैपिड और एक्यूरेट होता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। इससे पहला है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो मैंने बता दिया,
टाइट्रेशन का आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन रिएक्टेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ मेजर अमाउंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। मतलब ये बोल रहे हैं हम यहाँ पे क्या पता करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करते हैं, है ना, एक रिएक्टेंट का, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ मेजर अमाउंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट, है ना। मतलब जो हम ब्यूरेट में क्या रीडिंग लेते हैं, ब्यूरेट में हम क्या रीडिंग लेते हैं, वॉल्यूम का रीडिंग लेते हैं, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है उतना ही वॉल्यूम हमको लगा था सैंपल से रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है, मतलब उतना वॉल्यूम यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यही क्या हुआ, टाइट्रेशन। और ये क्या बोल रहा है, मेजर अमाउंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। तो जो कोनिकल फ्लास्क में जो हम सैंपल लेते हैं वो भी मेजर अमाउंट में ही लेते हैं, ठीक है, बस उसको कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना होता है, ठीक है ना। ये टाइट्रेशन हो गया। अब टाइट्रेंट किसको बोलते हैं, टाइट्रेंट कौन होता है, जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जिसको हम ब्यूरेट में डालते हैं ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको हम खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है, जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, जो अपना सैंपल जो होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। जनरली इसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट होता है, इसमें आपका नॉन सैंपल रहेगा, इसमें आपका अननोन, ये आपका नॉन वाला है, ये आपका अननोन वाला है कोनिकल फ्लास्क में। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो बता रहा था आप लोग ना, जो रीजेंट हम यूज़ करते हैं कलर चेंज के लिए उसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज ए रीजेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन बाय ब्रिंगिंग आउट क्लियर विजुअल कलर चेंज ऑन एडिशन ऑफ लिटिल एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आइदर द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब रिएजेंट क्या करेगा, जैसी एंड पॉइंट आएगा वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक इंडिकेटर है, मेथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। ये मेथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है पिंक। एसिडिक मीडियम में कैसा कलर दिखता है, ये पिंक कलर का रहता है। और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर का रहता है, येलो कलर का। इंडिकेटर सेम है बट अलग मीडियम में अलग अलग कलर इंडिकेट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा जो एसिड है उसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, एक बेस लूँगा जिसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता होगा और इसको साथ में इसका टाइट्रेशन कर दूंगा। तो शुरू में जब मैं इंडिकेटर डालूंगा, अननोन सैंपल में जब इंडिकेटर डालूंगा तो पिंक कलर का रहेगा क्योंकि अननोन सैंपल एसिडिक है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे ये बेस इसमें डालना चालू करूँगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा, एसिड और बेसिक रिएक्शन करते जाएगा और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जितना एसिड को न्यूट्रल करने के लिए जितना बेस चाहिए ना उतना बराबर हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज होने के बाद जैसे ही एक बूंद भी अगर एक्स्ट्रा जाता है, क्या बेस टाइट्रेशन के समय एक्स्ट्रा, अगर आप जैसे एक बूंद भी एक्स्ट्रा बेस अगर चला गया सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पहले क्या था, एसिडिक था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी गया तो ये बेसिक हो जाएगा। और जैसे ही वो बेसिक होगा कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। मतलब ये इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट को कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। अब आपको रुक जाना चाहिए और आपको ब्यूरेट में रीडिंग ले लेना चाहिए। इस तरीके से एक कलर इंडिकेट करता है, ओके। दो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है अच्छे इंडिकेटर की। पहला है कि शार्प कलर चेंज होना चाहिए, क्लियर और शार्प होना चाहिए कलर चेंज, है ना। और इंडिकेट तभी करे जब वो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। इंडिकेट व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। ये मेथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, वैसे ही मेथाइल रेड होता है, वैसे भी फिनॉप्सिलीन होता है। अलग अलग कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है। जैसे मेथिल ऑरेंज का यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, वीक बेसिक और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, तो ये सब दिया गया है। कलर चेंज को भी बताया गया है, ओके। नेक्स्ट इसमें टर्म क्या है, एक होता है एंड पॉइंट। जैसे अभी बताया ना कि इंडिकेटर एंड पॉइंट को ही बताता है कि एंड पॉइंट आ गया है। तो एंड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट इन टाइट्रेशन एट विच रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन इज जस्ट कंप्लीटेड and at which indicator can show sharp color change is called end point। मतलब क्या बोला रहा है, ये पॉइंट इन टाइट्रेशन एट विच रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन इज जस्ट कंप्लीटेड, ये एंड पॉइंट। जैसे एसिड और बेसिक का मैं टाइट्रेशन कर रहा हूँ, जैसे एसिड और बेसिक बराबर मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल को नहीं बताएगा, न्यूट्रल होगा वो उसको इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, कोई चीज़ एक्स्ट्रा होगा, जैसे एसिड को मुझे पता लगाना है, इसमें मैं बेसिक डाल रहा हूँ, जैसे ही आप बेसिक डालोगे शुरू में वो आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रल होता जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल होने के बाद एक्स्ट्रा बेसिक जाएगा, कलर चेंज कर देगा। जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो जाता है ना वो उसका एंड पॉइंट है, ठीक है।
और इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब जस्ट जितना आपको ज़रूरत है, मतलब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड टू टाइट्रेंट नोन एज इक्विवेलेंट पॉइंट। मतलब जैसे एसिड में मैंने क्या डाला? बेस डाला, ठीक है। तो जब एग्जैक्टली ये दोनों एकदम बराबर हो जाएंगे, एकदम आपका सॉल्यूशन एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन एकदम न्यूट्रल होगा, एग्जैक्ट अमाउंट में आपने डाला, वो है इक्विवेलेंट पॉइंट। अब इक्विवेलेंट पॉइंट में कभी भी कलर चेंज होगा नहीं। कलर चेंज तभी होगा जब एसिड से वो बेसिक बनेगा, तो जब एक्स्ट्रा बेसिक डलेगा, है ना, जब हम ब्यूरेट से एक्स्ट्रा बेसिक डाल देंगे तब कलर चेंज होगा ना, ठीक है। तो हम उसको एंड पॉइंट बोलेंगे, जिसमें कलर चेंज होगा वो होगा एंड पॉइंट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो आपको बता दिया है ना, जो हम ब्यूरेट में लगते हैं उसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। टाइट्रेशन एरर क्या होता है? अभी जैसे मैंने बताया कि भाई इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? एंड पॉइंट आता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से अगर सोचो तो एक्चुअली में रिएक्शन तो इक्विवेलेंट पॉइंट में ही ख़त्म हो चुका था, ठीक है। मतलब एसिड में कितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है इसको पता लगाने के लिए मैं बेस डाल रहा हूँ और रिएक्शन करा रहा हूँ। तो भाई एसिड को रिएक्शन कराने के लिए जितना बेस डालूंगा, वो जब वो न्यूट्रलाइज करेगा तो मुझे इक्विवेलेंट पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन भाई वो कलर चेंज तो होगा नहीं इक्विवेलेंट पॉइंट में, जब एक्स्ट्रा डालोगे तभी तभी क्या होगा? तभी एंड पॉइंट आएगा, तभी कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज होने के लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा डालना पड़ता है, ठीक है। नॉन सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया भाई? एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ तभी कलर इंडिकेट करता है। तो इसके बीच में जो दोनों का जो एक्स्ट्रा जो है इक्विवेलेंट से जो इसका जो एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो वही टाइट्रेशन एरर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया था 20 ml डालने पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया था, लेकिन 20 ml वो इंडिकेट नहीं करेगा, मुझे 21 ml डालना पड़ा तब जाके इंडिकेट किया। तो जो 1 ml का जो वो आया ना एरर, इसी को टाइट्रेशन एरर बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो ये था पूरा मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा प्रोसीजर को और मैं डिटेल से थोड़ा जल्दी बता देता हूँ आपको। प्रोसीजर में क्या होता है? सबसे पहले वही है, हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। नॉन कॉन्सेंट्रेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको हम किस में डालेंगे? ब्यूरेट में। ये बड़ा सा ब्यूरेट है, तो इसको हम कोनिकल उसकी मदद से फनल की मदद से ब्यूरेट में डालेंगे। इसमें हम मेज़र कर लेंगे कि 0 तक ही डले, 0 से ऊपर ना डले, ये मेज़र कर लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अपना जो ये होगा बीकर में जो अपना सैंपल होगा, उसमें से नोन क्वांटिटी का सैंपल हम किस में लेंगे? कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसके लिए हम पिपेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे 20 ml निकालना है बीकर में से, तो पिपेट का इस्तेमाल करूँगा, 20 ml निकालूंगा, उसके बाद इसमें कोनिकल फ्लास्क में डाल दूँगा। वैसे बहुत सारा सैंपल आपको कोनिकल फ्लास्क में ले लेना है, क्योंकि इसको रिपीट करना है इस एनालिसिस को, इसलिए बहुत सारे कोनिकल फ्लास्क में रख देना है, एक के बाद एक सबको रिपीट करते जाना है। तो मैंने किस में ले लिया? कोनिकल फ्लास्क में अपना सैंपल ले लिया, और उसके बाद मैं इंडिकेटर डालूंगा। सैंपल डालने के बाद कुछ अमाउंट में इंडिकेटर डालूंगा कलर चेंज के लिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम धीरे धीरे ब्यूरेट से ये डालना चालू करेंगे, बूंद बूंद करके इसको हम डालना चालू करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को सैंपल में, ठीक है। धीरे धीरे चालू करेंगे और इसको प्रॉपर इसको स्टीरिंग करते रहेंगे, इसको हिलाते रहना है, ताकि जैसे ही आप डालो तुरंत रिएक्शन करे, ठीक है। शुरू में क्या होगा, जब आप इसको डालोगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इसमें, तो शुरू में जैसे डालोगे, जैसे येलो कलर है और ये वाला थोड़ा सा ऑरेंज पिंक कलर टाइप का है, इसको डालोगे तो थोड़ा सा येलो कलर अपीयर होगा, फिर कुछ देर बाद येलो कलर डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब वो पूरा रिएक्शन कर लेगा, मतलब डिसअपीयर हो गया, ठीक है। तो डिसअपीयर करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको स्टीरिंग करते रहना पड़ेगा, हिलाते रहना पड़ेगा। तो ऐसे बूंद बूंद डालते रहोगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब एक कलर जो है ना वो जाएगा ही नहीं। ये जैसे शुरू में मैं डालूंगा, जैसे मान लीजिए बेस है, एसिड में डालूंगा, तो जो बेस डाल रहे हो आप एसिड में, वो रिएक्शन कर रहे हो और कलरलेस, मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कलर आ रहा है फिर कलर पे चले जा रहा है, मतलब वो रिएक्शन कर ले रहा है ना। कुछ समय बाद ऐसा होगा जब एक्स्ट्रा चला जाएगा, जैसे ही बेसिक जितना ज़रूरत से ज़्यादा चला जाएगा, तो वो कलर चेंज नहीं होगा फिर। मतलब जैसे ये वाला कलर है, तो कलर क्या हो जाएगा, दूसरा कलर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है येलो कलर का मैं डाल रहा था इसमें, तो येलो कलर गायब हो जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, येलो कलर गायब ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो इंडिकेट करेगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। या इसका पूरा कलर चेंज होगा, जैसे अभी ये पिंक कलर का या कोई और कलर आ गया है ना, और वो कलर जा ही नहीं रहा है, बना हुआ है, तब हम बोलेंगे कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है भाई, रीडिंग लेना है, ठीक है। रीडिंग लोगे कि ब्यूरेट में कितना आया, ब्यूरेट का रीडिंग लोगे, वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंज्यूम हो जाएगा, इतना सॉल्यूशन लगा करके, और वहाँ से आप रीडिंग ले लोगे।
रीडिंग लेने के बाद आप क्या करोगे, अब कैलकुलेशन करोगे। अब कैलकुलेशन मैं अब करके बताऊंगा। अब कैलकुलेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, उसको आपको जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको जान लेते हैं। जैसे मोलैरिटी, आपने बहुत बार सुना होगा, हर सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर मोलैरिटी होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर 3 मोल आयरन है, 3 मोल आयरन है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो आयरन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी इस सॉल्यूशन में, 3 मोल पर लीटर। ठीक है, तो जो मोलैरिटी होता है ना पर्टिकुलर सॉल्यूट का होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है ऐसा, इस सॉल्यूशन में मान लीजिए आयरन भी है, सल्फ़र भी है, सिलिकॉन भी है। तो अगर मैं बोलूँगा कि मोलैरिटी, तो आपको बताना पड़ेगा किसकी मोलैरिटी की बात हो रही है। तो आयरन की मोलैरिटी अलग होगी, इसमें सल्फ़र की मोलैरिटी अलग होगी, सिलिकॉन की मोलैरिटी अलग होगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूट पे बात करता है। जैसे मान लीजिए आयरन 3 मोल है, तो इसकी मोलैरिटी, आयरन की मोलैरिटी कितनी होगी, 3 मोल पर लीटर। सल्फ़र की मान लो 2 है, तो 2 मोल पर लीटर, ऐसे करके मतलब 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है, वो होती है मोलैरिटी। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, मोल क्या होता है। मोल क्या होता है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक मोल सैंपल, इसका मतलब क्या होता है, या 1 मोल आयरन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमको पता है हर एलिमेंट का अपना एक मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास होता है। जैसे आयरन का एटॉमिक मास आपका होता है 56.8, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास कितना है, 56.8 है, ग्राम है। तो 56.8 ग्राम ही इसका 1 मोल होता है। मतलब हर एलिमेंट का उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, या एटॉमिक मास जो होता है ना, ठीक है, वही उसका 1 मोल होता है। जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12, तो 12 ग्राम 1 मोल होगा। ऑक्सीजन का मोलैरिटी कितना है, केवल ओ की बात करें ऑक्सीजन की तो 16 है, O2 की बात करेंगे तो 32 है मॉलिक्यूलर वेट, 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम को हम 1 मोल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 1 मोल किसी भी एलिमेंट के अंदर ना 6.023 इंटू 10⁻23 अमाउंट ऑफ एटम होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। जैसे मैं बोलूँगा 1 मोल आयरन है, तो उसके अंदर कितना एटम होगा, इतना एटम होगा। अगर मैं बोलूँगा 1 मोल कार्बन है, तो कितना एटम होगा, इतना ही एटम होगा। मतलब 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए मोल का ज़्यादा वो है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कार्बन और हाफ O2 रिएक्शन किया, ठीक है, और ये CO बनाया, तो 1 मोल कार्बन रिएक्शन करेगा किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और 1 मोल CO बनाएगा, क्योंकि 1 मोल ही रिएक्शन करेगा। इसका 1 मोल में 12 ग्राम होता है, इसके एक मोल में 16 ग्राम होता है। तो इसका 12 ग्राम कार्बन रिएक्शन करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, इसलिए मोल की ज़्यादा वैल्यू, जब हम केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो मोल लेते हैं हमेशा, है ना। ये नहीं बोलूँगा कि कार्बन का 12 ग्राम कार्बन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 1 ग्राम से रिएक्शन करेगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों की क्या एटॉमिक वेट अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग है, तो दोनों का मोल से रिएक्शन होता है। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल में 12 ग्राम है, इसके 1 मोल में 16 ग्राम है, इस तरह से होता है। ठीक है, इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे मतलब मोलैलिटी में हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे पर लीटर था, यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बस, और कोई अंतर नहीं, सेम है। फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी में आ जाइए। नॉर्मेलिटी किसको बोलेंगे, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। थोड़ा सा नया टर्म लग रहा होगा ये। अब बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अभी एक्चुअल वेट क्या है एक्चुअल वेट मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट आपका डला है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी में जैसे मान लीजिए मैंने 20 ग्राम शक्कर डाल दिया। ठीक है, तो उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, कि 1 लीटर पानी में एक्चुअल कितना है, 20 ग्राम है, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी कुछ अलग होगी, नॉर्मेलिटी अलग होगा। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करना पड़ेगा। एक्चुअल वेट तो 20 ग्राम है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना पड़ेगा। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखिए
तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक मास इसी को बोलते हैं, या एटॉमिक वेट इसी को बोलते हैं, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या फिर एस फैक्टर या एस फैक्टर। ठीक है, तो उसका मॉलिकुलर वेट कितना वो निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिल्वर क्लोराइड के ले लो, सिल्वर क्लोराइड का मॉलिकुलर वेट 144 या 143 होता है ना, और इसका वैलेंसी कितना है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये Ag प्लस यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का वो है चार्ज है, तो ये 143/1 हो जाएगा। तो ये इसका मॉलिकुलर वेट हो गया, इसका वैलेंसी हो गया, और 143 इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, फिर उसका एक्चुअल वेट से डिवाइड करते हैं, और उसको फिर उससे हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको दोनों तरफ से समझना है आपको। अगर आपको ये भी बोल दिया जाए कि मान लो मुझे 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई बोल दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कितना ग्राम डालूंगा तो 0.1 नॉर्मेलिटी बनेगा। तो उसके लिए पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, उसका एस फैक्टर कितना है, ये सब चीज़ें। अब एस फैक्टर देखो क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का। एस फैक्टर जैसे ये मान लीजिए ये एसिड है, HCl है, ठीक है, इस HCl का मॉलिकुलर वेट होता है 36.1, और एस फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एक ही है, एक ही हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, तो उसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या एस फैक्टर 1 है, और मॉलिकुलर वेट 36 है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एस फैक्टर, तो एस फैक्टर भी 1 है। इस केस में देखो H2SO4 का मॉलिकुलर वेट 98 है, और उसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो उसकी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 98/2 तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, फिर इसी इक्विवेलेंट वेट को डिवाइडेड कर देंगे एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। फिर ग्राम इक्विवेलेंट को आप डिवाइड करोगे पर लीटर से, तो वो उससे नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ठीक है, इससे हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होता है सॉल्यूशन का, स्ट्रेंथ मतलब होता है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, 1 लीटर पानी में जैसे मैंने 20 ग्राम शक्कर मिला दिया, तो यही 20 ग्राम जो है ना इसका स्ट्रेंथ होगा, मतलब यही है ना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। तो जैसे 20 ग्राम में मैंने मिलाया, तो यही 20 ग्राम उसका क्या हुआ, स्ट्रेंथ हुआ। ठीक है, तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथ निकालना पड़ता है, क्योंकि जो अननोन सैंपल जो होता है, अननोन सैंपल में तो हमको पता नहीं ना कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे उस अननोन सैंपल के अंदर कितना आयरन है मुझे तो पता नहीं है, तो उस आयरन परसेंटेज को निकालने के लिए मैं क्या निकालता हूँ, पहले मोलैरिटी निकालूंगा या नॉर्मेलिटी निकालूंगा, फिर इसको कन्वर्ट करूँगा उसको स्ट्रेंथ में, तो मुझे क्वांटिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट करोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगी, मॉलिकुलर वेट मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों के बेस में आप निकाल सकते हो अपना स्ट्रेंथ। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ कैलकुलेशन कैसे करते हो आपको बता देता हूँ मैं, कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करना होता है, आपका क्या होगा, एक होगा नॉन सैंपल, नॉन सॉल्यूशन होगा, और एक होगा अननोन। अब मुझे अननोन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, तो नॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी जो भी है इज इक्वल टू अननोन सैंपल का वॉल्यूम इनटू क्या होगा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, मुझे अननोन सैंपल की नॉर्मेलिटी निकालनी है, अननोन सैंपल का क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि V1 तो आपको पता है, नॉन सैंपल का कितना कंज्यूम हुआ, वो ब्यूरेट में जो रीडिंग आएगी वो V1 होगा। ठीक है, ये N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन। अब आप जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने उसको खुद को बनाया है, दिया भी रहेगा। तो नॉन सैंपल की नॉर्मेलिटी मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, वॉल्यूम V2, वॉल्यूम ऑफ अननोन सैंपल तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैं नॉन वॉल्यूम ही कोनिकल फ्लास्क में ले रहा हूँ, कोनिकल फ्लास्क में मैं ही डाल रहा हूँ ना 20 ml या 30 ml, मुझे पता है मैं कितना ले रहा हूँ, बस मुझे ये नहीं पता है नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं N1 N1 इज इक्वल टू V2 N2, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 लेते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि जो अननोन सॉल्यूशन का कितना मोल
रिएक्शन कर रहा है और इसका कितना मोल रिएक्शन कर रहा है। मान लीजिए इसका 2 मोल रिएक्शन कर रहा है, उसका 5 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो आपको दोनों को डिवाइड करना। अगर इसका 2 मोल रिएक्शन कर रहा है किसका, अननोन का, तो आपको, या नोन का बोल सकते हो, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका 5 मोल रिएक्शन कर रहा है, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि चलो इसको हम निकालते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें आपको पोटेशियम पर मैग्नेट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, इन ग्राम पर लीटर में आपको निकालना है। फॉर दिस पर्पस यू आर प्रोवाइडेड ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ऑफ मोलैरिटी 1/40। तो आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे दिया किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, m/40 का एक सॉल्यूशन दे दिया। ये आपका नॉन सैंपल हुआ ऑक्जेलिक एसिड। अननोन क्या हुआ, ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला अननोन हुआ, है ना। और मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया है KMnO4 का 150 है। रीडिंग क्या क्या आया, मान लीजिए आपका ब्यूरेट में रीडिंग आया 20 ml। मतलब ऑक्जेलिक एसिड कितना कंज्यूम हुआ, मान लो मैंने ऑक्जेलिक एसिड को किस में रखा था, अच्छा मान लो ऑक्जेलिक एसिड मैंने कितना लिया था, कोनिकल फ्लास्क में 20 ml लिया था। ठीक है, अब मान लीजिए KMnO4 जो मैंने ब्यूरेट में रखा था वो 19 ml कंज्यूम हुआ है। ठीक है, और ये उसका पूरा रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या लिया था, ब्यूरेट में हमने लिया था KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को, जिसको हमको पता करना है। और कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड को लिया। तो ये बोला कि ऑक्जेलिक एसिड में मैंने 20 ml लिया था और KMnO4 ब्यूरेट में जो है उसकी रीडिंग कितनी आई, 19 ml की रीडिंग आई। मतलब 20 ml ऑक्जेलिक एसिड 19 ml KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, फिर कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, KMnO4 का नॉर्मेलिटी निकालनी है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, फिर क्या करोगे, KMnO4 इज इक्वल टू क्या लोगे, ऑक्जेलिक एसिड C2O2H ऐसा कुछ है, H2 मान लीजिए। ये आपका, एक मिनट ना, H4 है, ये H4 है। तो KMnO4 इज इक्वल टू C2, ये ऑक्जेलिक एसिड होगी क्योंकि दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। तो कैसे इक्वल होगा, तो इसको हम N1V1 ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, N2V2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, KMnO4 का ना 2 मोल काम आया है और ऑक्जेलिक एसिड का 5 मोल इसमें रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, KMnO4 का 2 मोल यूज़ हुआ है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, और इसका ऑक्जेलिक एसिड का 5 मोल रिएक्शन में आ रहा है तो 5 लूँगा। मतलब 2 मोल KMnO4 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 इसका डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अब आप वैल्यू को यहाँ पे रखते जाइए। N1 क्या था, N1 हमको डिटरमाइन करना है, पोटेशियम परमैंगनेट की नॉर्मलिटी डिटरमाइन करती है, तो मैं इसको N1 ही रहने देता हूँ। V1 मैंने कितना KMnO4 कंज्यूम हुआ, तो 19 ml कंज्यूम हुआ था भाई, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू N2 नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। वो तो दिया ही है क्वेश्चन में कि मैंने 1/40 नॉर्मेलिटी का लिया था, तो क्या हो जाएगा 1/40 N2। वॉल्यूम V2 कितना लिया था मैंने, वॉल्यूम ऑक्जेलिक एसिड का कोनिकल फ्लास्क में 20 ml लिया था, तो ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जिससे कट जाएगा ये 10 हो जाएगा, इसको काट देगा 5, तो ये लगभग आ जाएगा N1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 × 19। इतनी नॉर्मेलिटी है किसका, KMnO4 का, ये नॉर्मेलिटी आ गई, ये 1/95 या हाँ 1/95 या 96, 1/95 नॉर्मेलिटी किसकी निकल आई, मेरी KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकल आई 1/95। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी मैंने पता कर लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन पता करने बोल रहा है, यहाँ पे देखो नीचे, आल्सो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी निकालना है, मतलब कितना KMnO4 पर लीटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी निकली, 1/95। अब है ना, इक्विवेलेंट वेट अब कितना है KMnO4 का, तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे देखो दिया है, KMnO4 का दिया है 150, मॉलिक्यूलर वेट 1 कितना दिया है 150। ठीक है, और उसकी वैलेंसी जो होती है ना वो 1 होती है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 150 है और वैलेंसी एक ही होता है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 150 ही हो जाएगा।
तो यहाँ से लगभग आ जाएगी 1.5 कुछ आ जाएगा, 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम पर लीटर आपका प्रेजेंट है KMnO4 इन सॉल्यूशन। तो ये इसका क्या निकल गया, स्ट्रेंथ निकल गया। तो इसी तरीके से ना बाकी का भी पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे जब हम आयरन ओर का एनालिसिस करेंगे और बाकी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये था एंड इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।